नमस्कार, मार्केट आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्योतम। शुक्रवार की रिकवरी के बाद बाजार आज फिर से बेयर से गिरफ्त में आ गया। उसकी बड़ी वजह यह है कि देश भर में कोरोना के मामलों में तेज उछाल आया है और इसके अलावा दुनिया भर के बाजारों से संकेत थोड़े कमजोर थे। डाउ में शुक्रवार को गिरावट आई थी और आज भी कमजोरी के संकेत ही मिल रहे हैं तमाम एशियाई बाजारों से भी। सवाल यह है कि क्या बाजार अभी और गिरेगा, कहां ठहरेगा, सपोर्ट कहां पर है और आखिरी के 2 घंटे में बाजार की चाल कैसी होगी, इसका जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही आखिरी के 2 घंटे के लिए आपको शेयर मौके बताएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों के साथ। तो आज दिन के निचले स्तरों पर बाजार फिसल गया है और निफ्टी 14,625 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 0.25% के आसपास की कमजोरी। हालांकि इंट्राडे के दौरान निफ्टी ने 14,600 के नीचे भी गोता लगाया था। अगर हम बात करें कि बाजार पर कमजोरी कहां से आ रही है तो सबसे बड़ा जो उसका कंट्रीब्यूटर है वो है बैंक निफ्टी। बैंकिंग शेयरों से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है और आज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक तमाम शेयर टूटे हुए हैं और उसकी बदौलत आप देखिए निफ्टी बैंक में 2% की कमजोरी है। 700 टूटा है, 33,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में भी आज सबसे ज्यादा बिकवाली है, वहां से बाजार पर प्रेशर आ रहा है। लेकिन आईटी और एफएमसीजी आज बाजार को डिफेंड कर रहे हैं, वहां से सपोर्ट आ रहा है। और आप देखिए डाउ फ्यूचर्स तकरीबन 150 अंक कमजोर है, 32,400 के नीचे कर रहा है ट्रेड। तो विदेशी बाजारों से बाजार के संकेत कंटिन्यूअसली खराब बने हुए और उसका साफ साफ प्रेशर आपको बाजार पर दिख रहा है। और बाजार में स्ट्रेटजी और एक्शन वाले शेयरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एलकेपी सिक्योरिटीज की रोहित सिंगरे। रोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जी बिजनेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज भी थोड़ी दबाव के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे से दिन बीता बाजार में कमजोरी गहराती गई। रोहित, ये बताइए कि 14,600 के आसपास है। फ्राइडे के एक बड़ा ही स्मार्ट मूव हमने देखा था, अच्छी रिकवरी उस दिन आई थी, लेकिन आज वो सस्टेन नहीं हो रही क्योंकि फंडामेंटली अगर आप देखिए कोरोना की चिंताएं जो है कहीं ना कहीं बाजार पर हावी हो रही हैं और अमेरिकी बाजारों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी क्या लेवल्स देख रहे हैं आप आखिरी के 2 घंटे के लिए रोहित, और करना क्या चाहिए एक ट्रेडर को? अभिषेक, देखिए स्ट्रक्चर वीक है और फ्राइडे के सेशन में सही बताया आपने, काफी अच्छी रिकवरी हम लोग को देखने को मिली थी। दोनों इंडेक्सेस के अंदर बुलिश पियर्सिंग सॉर्ट ऑफ कैंडल पैटर्न भी बने थे, बट उसके ब्रेकआउट आज के सेशन में कहीं ना कहीं मिस हो गए। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, पर्टिकुलरली निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी बैंक के अंदर अभी भी मतलब ऐसा कोई ट्रेड लेने ऐसा नहीं लग रहा, बट ये निफ्टी बैंक के अंदर हम लोग को लग रहा है कि यहाँ से एक बार वीकनेस और बढ़ती हुई देख सकते हैं। बिकॉज कोई भी उछाल आता है निफ्टी बैंक के अंदर 33,500, 33,700 एक काफी अच्छा रेंज रहेगा जहां पर आपको शॉर्ट्स के सौदे बनाने हैं। आपका ओवरऑल स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 33,800 का रहेगा और मुझे लग रहा है कि एक बार वापस नीचे तक 33,000 के लेवल पे हम लोग को निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बट आई थिंक सेल ऑन राइज का जो स्ट्रक्चर है तो थोड़ा ऊपर आए, वहां पर बेचना चाहिए। करंट लेवल्स पर थोड़े सपोर्ट्स है, मे बी बाउंस आ सकता है, बट आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक के अंदर पर्टिकुलरली वीक है। तो निफ्टी बैंक के अंदर कोई भी उछाल तो शॉर्ट करने की सलाह रहेगी, बट निफ्टी के अंदर मुझे लग रहा है कि एज ऑफ नाउ आपको अवॉइड करके चलना चाहिए बिकॉज कोई क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं है। निफ्टी बैंक के अंदर आप शॉर्ट के सौदे बना सकते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक में आप शॉर्ट के सौदे बना सकते हैं। लेकिन रोहित, थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक आपसे जानकारी चाहेंगे। ये देखिए कि एचडीएफसी बैंक है या फिर आईसीआईसीआई बैंक जो कि एक बड़े कंट्रीब्यूटर निफ्टी बैंक के, वहां पर पिछले महीने के जो हाईज थे वहां से तकरीबन 10% के आसपास से करेक्शन आ चुका है। ये करेक्शन अभी और गहराएगा या फिर कहीं ना कहीं अब ये जो स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल के करीब जा रहे हैं और इनको वॉच आउट करना चाहिए फ्रेश एंट्री करने के लिए? थोड़ा समय देना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि दो स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, कोई रिवर्सल का एज सच साइन नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर किसी को इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड करना है तो मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक अभी भी शॉर्ट का कैंडिडेट बन सकता है। नीचे की तरफ 555 तक इसमें काफी बेहतरीन सपोर्ट है, वहां पर मुझे लग रहा है कि इसको एक स्टॉप मिलेगा और वहां से हम लोग काफी अच्छी बाइंग दिखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी 15-16 रुपए का गैप बचा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, तो इंट्राडे के लिहाज से आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक। और 555 का जब लेवल आएगा तब हम लोग पोजीशन लिहाज पे इसको बाय रिकमेंड करेंगे। बट एज ऑफ नाउ दोनों ही स्टॉक में, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। अभिषेक, स्ट्रेंथ दिखेगी तब हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे, बट एज ऑफ नाउ वीकनेस अभी भी है दोनों ही स्टॉक के अंदर। ठीक है, अभी कोई भी रिकवरी के ट्रेंड नहीं दिख रहे हैं और वीकनेस यहां से अभी और बनी रहेगी। और निफ्टी बैंक अगर जाहिर तौर पर नीचे जाएगा तो ये स्टॉक्स भी उसको कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच एफएमसीजी शेयर फोकस में है। क्यों फोकस बना है, कोरोना की स्थिति क्या है महाराष्ट्र में और पूरे देश में, इसकी पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या कुछ डिटेल्स हैं और कहां फोकस रखना चाहिए?
डेफिनेटली अभिषेक, देखिए डिटेल्स तो ये है कि लगातार कोरोना के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में देखिए 30,000 के ऊपर पर डे मामले निकलने आ रहे हैं और मुंबई में करीब 3800 के आसपास के मामले निकल के आए हैं और पूरे देश में काफी जगहों पे ऐसा हाल हुआ है कि कोरोना का फिर से एक बार ट्रेंड जो है वो देखने मिल रहा है। अगर यहाँ से स्थिति और बिगड़ती है और अगर लॉकडाउन फिर से लगता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफी सारे स्टेट्स जो है उन्होंने थोड़े बहुत मेजर्स उठाने शुरू कर दिए हैं, कोई नाइट कर्फ्यू लगा रहा है, किसी ने मॉल में जाने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो अगर यहाँ मामला सुधर जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बिगड़ गया और फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति आई, भले वो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ गई तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक जो है वो फिर से एक बार फ्लेवर ऑफ द मंथ बन सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने देखा है इसके पहले जब लॉकडाउन लगा था तब किस तरह से लोगों ने एफएमसीजी स्टॉक्स या फिर एफएमसीजी जो गुड्स होते हैं उनकी कैसे होल्डिंग की थी। और आपको उसी स्टॉक में नजर रखनी चाहिए एफएमसीजी क्षेत्र में जिनके सबसे ज्यादा एसेंशियल कैटेगरी में प्रोडक्ट्स है। एसेंशियल कैटेगरी मतलब क्या? वो स्टॉक्स, वो कंपनियों के वो प्रोडक्ट्स जो कि बेहद ही जरूरी है, आपके हर दिन के दिनचर्या में काम आते हैं और आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जिन कंपनियों का पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा एसेंशियल्स में है उन कंपनियों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे आगे कोलगेट आता है, क्योंकि आप रोज ब्रश करते हैं तो टूथब्रश हो या टूथपेस्ट हो सबसे ज्यादा एसेंशियल है। इस कंपनी के ओवरऑल पोर्टफोलियो में से 96% पोर्टफोलियो जो है वो एसेंशियल कैटेगरी में आता है। ब्रिटानिया, आपको याद होगा पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था लोगों ने भर भर के बिस्किटें खरीदी थी और इस कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ 20% के ऊपर चली गई थी। इस कंपनी की कुल पोर्टफोलियो में से 94% जो है एसेंशियल में आता है। HUL 90%, नेस्ले, आप जानते हैं लोग किस तरह से मैगी होल्ड करने लगते हैं, 83% कंपनी का जो पोर्टफोलियो वो करीब एसेंशियल से आता है। डाबर, मेरिको और गोदरेज ये थोड़े लीस्ट प्रिफर्ड है और इसमें भी गोदरेज कंज्यूमर सबसे लीस्ट प्रिफर्ड है, क्योंकि करीब 11% के आसपास ये जो एसेंशियल से आता है, बाकी सब नॉन एसेंशियल है। तो अगर फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनती है और कहीं भी कुछ भी बंद होता है तो ये एफएमसीजी काउंटर जो है फिर चमकेंगे और इनमें जो एसेंशियल का सबसे ज्यादा जिसका पोर्टफोलियो है वहां आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो जिन एफएमसीजी कंपनी का एसेंशियल कमोडिटीज वाला पोर्टफोलियो बढ़ा है वहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देश भर में कल 47,000 कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि नवंबर में जो लेवल थे कोरोना के नए मामलों के उस पर हम पहुंच गए हैं। और महाराष्ट्र में स्थिति तो काफी बुरी है, रोज के अब 30,000 मामले आने लगे हैं। आप देखिए और डेटा आपके सामने है और रोज पिछले एक हफ्ते से लगातार तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है और 21 मार्च को जो आंकड़ा है महाराष्ट्र में 30,000 को पार कर गया है। और आज अगर हम बाजार को अगर देखेंगे तो जो रिसर्च हमें वरुण ने दी है, बिल्कुल बाजार कहीं ना कहीं उसको सेंस करता हुआ दिख रहा है। बाजार में कमजोरी तो है, बैंकिंग फाइनेंशियल आज ज्यादा कमजोरी को लीड कर रहे हैं, लेकिन एफएमसीजी से थोड़ा सा बाजार को हल्का सपोर्ट जरूर मिल रहा है। रोहित, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए जिन स्टॉक्स का जिक्र किया, कोलगेट, ब्रिटानिया, HUL, नेस्ले, डाबर, मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर्स, कहीं कोई आपकी नजर है, कहीं आपको लग रहा है कि टेक्निकल पैरामीटर्स पर कहीं कोई सही सपोर्ट लेवल के आसपास या फिर कहीं एक बड़ी तेजी के आपको संकेत नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, आई थिंक देखिए एफएमसीजी पैक का जो टेक्निकल चार्ट है काफी बेहतरीन है। एक अपने ब्रेकआउट्स को रिटेस्ट करके हम लोग पैटर्न एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है एफएमसीजी पैक के अंदर। अगर कोई मुझे स्टॉक पिक करना रहेगा तो पहला स्टॉक रहेगा HUL की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन के अंदर। तो मुझे लगा कि जब तक ये 2300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इसमें एक बढ़िया मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है 2400 तक। तो HUL मेरा पहला पिक रहेगा। सेकेंड पिक जो रहेगा वो रहेगा मैरिको भी काफी अच्छे सपोर्ट से काफी अच्छा बाउंस दिखा रहा है, तो मैरिको के भी हम लोग को अंदर ध्यान रखकर चलना चाहिए 5-7% के गेन्स के लिए। तो HUL और मैरिको ये मेरे एफएमसीजी पैक के अंदर रहेंगे पिक। ठीक है, HUL और मैरिको ये दो पिक रोहित जी की तरफ से यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं और ठीक ठाक एक डिसेंट टारगेट्स आपको यहां पर मिल सकते हैं। एक राय आपसे मैं रिलायंस पर लेना चाहूंगा रोहित। देखिए आज फिर से स्टॉक में प्रेशर है, हालांकि शुक्रवार को दबाव के बाद एक शार्प रिकवरी आई थी, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर रहा है और इसके पहले 2000 के नीचे फिसला था, वहां से रिकवरी कोशिश की थी, लेकिन इस स्तर पर आप रिलायंस पे क्या राय देंगे, क्योंकि बाजार अगर कहीं टूट रहा है तो उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस से भी आ रहा है। अभिषेक देखिए एक्सिस में क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं है, बट जो तेजी जो मैं बात करूंगा कि अगर हम लोग को तेजी कब करनी चाहिए उसका लेवल काफी क्लियर है। 2100 रुपए के ऊपर हम लोग इसमें लॉन्ग्स के पोजीशन बनते हुए देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा अगर अवॉइड भी करेंगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं है। बट 2100 रुपए के ऊपर जब ये निकलेगा अभिषेक जी, यहाँ पर काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशन हम लोग को बनती हुई दिखेगी। तो अगर किसी को लेना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। 2100 रुपए के ऊपर निकलता है तो इसमें ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, फिर वहां से हम लोग क्लियरली 2200 रुपए तक एक मूव देखने को मिल सकता है। तो 2100 रुपए के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी, एज ऑफ नाउ अवॉइड करके चलिए।
ठीक है, फिलहाल इसको आप अवॉइड कीजिए। 2100 रुपए के ऊपर जब फिर से स्टॉक जाता है और जाकर टिकता है तो फिर से आपको बाइंग के लिए आपके लिए ट्रिगर मिल जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में। चलिए छोटा सा यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ऐसे और भी कई स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जो आज खबरों के चलते दिखा रहे हैं जबरदस्त सेक्शन, आपके एंजॉय करेंगे। Dollar Big Boss, Victor Boss. बाजार में आज कमजोरी जरूर है, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट एक्शन पर नजर डालते हैं। कोलगेट ने अभी 20 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है और शेयर देखिए बिल्कुल इस वक्त सपाट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हल्की सी निचले स्तरों से रिकवरी इसमें देखने को मिल रही है और 1575 रुपए के आसपास इसका फिलहाल भाव है। और शुरुआत आज हल्के से गेंस के साथ हुई थी, लेकिन दिन के दौरान दबाव था और अब उसको रिकवर करने की कोशिश में कोलगेट 20 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान तो इनके निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर कोलगेट की तरफ से। इसके अलावा आज प्राइमरी मार्केट में भी जबरदस्त एक्शन है। बारबेक्यू नेशन ने अपने आईपीओ का ऐलान किया है और प्राइस बैंड बताया है 498 रुपए से लेकर 500 रुपए का प्राइस बैंड है और परसों ये इशू आपके लिए खुलेगा। तो प्राइमरी मार्केट में जबरदस्त एक्शन है। इसके अलावा एसएमई सेगमेंट की कंपनी ईकेआई एनर्जी सर्विस का आईपीओ 24 से 26 मार्च तक खुलने वाला है। आईपीओ को लेकर क्या है कंपनी के एमडी मनीष डबकारा की राय, आइए सुनते हैं। कंपनी का नाम है ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड और ब्रांड नेम एनकिंग इंटरनेशनल है। हमारा अब जो प्लानिंग है आईपीओ लाने का वो है कि अभी तक हमारे 2000 प्लस क्लाइंट्स हैं, मोर देन 50 मिलियन क्रेडिट्स हमने आज तक जनरेट किए हैं, 900 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इंडिया और इंडिया के बाहर हमने जनरेट किए हैं। सर आईपीओ की जो डेट्स हैं वो 24 से लगा के 26 मार्च 2021 है, जिसमें हमने पर शेयर की प्राइस जो रखी वो 100 से 102 रुपए रखी है और एक लॉट जो है हमारा 1200 रुपए का रहने वाला है। तो अराउंड 18 करोड़ का हमारा आईपीओ साइज रहेगा। तो 24 से 26 मार्च तक ये आईपीओ खुलेगा और आईपीओ से 18 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। ध्यान रखिए ये एसएमई सेगमेंट की कंपनी है। लेकिन बाजार पर नजर डालेंगे फिर से और आज एविएशन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन दिख रहा है। स्पाइसजेट करीब 2% ऊपर है तो इंटरग्लोब में आज दिन के दौरान तकरीबन 3% तक की तेजी देखने को मिली है और इसकी बड़ी वजह यह है कि ऐसा माना जा रहा है कि हवाई सफर फिर से महंगा हो सकता है। कंपनियां फिर से दाम बढ़ाने की तैयारी में है अपने टिकटों की। ऐसा क्यों है बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि बताइए क्या कुछ तैयारी है एविएशन कंपनियों की? गुड आफ्टरनून अभिषेक। जी हाँ, हवाई सफर फिर से महंगा हो सकता है क्योंकि विमान मंत्रालय ने जितनी भी एयरलाइन कंपनीज हैं उनको जो उनका प्राइस बैंड है उसकी लोअर लिमिट में 5% की बढ़त की मंजूरी दे दी है। मई 2020 के बाद हमने देखा था घरेलू उड़ानों के लिए जो प्राइस बैंड था वो करीब 7 प्राइस बैंड बताए गए थे जिसमें अपनी टिकट के दाम कर सकती थी। फरवरी महीने में हमने देखा कि इस प्राइस बैंड में करीब 10 से 30% की बढ़त की गई और एक बार फिर एविएशन मंत्रालय ने इसमें 5% की बढ़त की मंजूरी दी है, पर ये लोअर लिमिट पे एप्लीकेबल होगा। यानी कि जो इनका प्राइस जो रेंज निकल कर आएगा वो मिनिमम प्राइस होगा 2310 का और मैक्सिमम जो है वो 7560 तक का आपको अपर प्राइस बैंड पे आपको ये टिकट का प्राइस दिखेगा। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो एविएशन में फ्यूल लगता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, उसके दामों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में करीब 160% की यहाँ पे बढ़त देखी गई है और एक महीने की अगर हम बात करें तो करीब इस तेल में 11% की हमें बढ़त देखने को मिल रही है, जिसका असर जो है वो एयरलाइन कंपनीज पे मिल रहा है। और मॉर्गन स्टैनली का इस पे मानना है कि अगर कीमतें 4% तक बढ़ती हैं तो इनका एविएशन टरबाइन फ्यूल में 10% की अगर बढ़त देखने को मिलती है तो उसका असर कम हो जाएगा। तो ये एटीएफ की कीमतों में जो उछाल देखने को मिल रहा है और पिछले एक महीने में कीमतें करीब 11% बढ़ी हैं तो इसके चलते इनको विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है 5% तक की किराए में बढ़ोतरी करने की। और आज इंटरग्लोब एविएशन स्पाइसजेट में 2 से 3% की तेजी भी है। रोहित आपसे समझना चाहेंगे अगर पिक्स की बात करें आपकी तो एविएशन में कुछ स्टॉक्स खरीदेंगे या फिर कहीं और नजर है आपकी?
अभिषेक बिल्कुल खरीदी करके चल सकते हैं। इंडिगो ही मेरा पिक रहेगा, बट इसके थोड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 1730 का 1730 काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। उसके ऊपर अगर निकलता है स्टॉक तो मुझे लग रहा है कि 1800-1820 तक का कोई हर्डल एक्सेस नहीं है, तो 1730 एक काफी अच्छा लेवल रहेगा। जैसे ही क्रॉस करेगा खरीदी करने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ 1820 का टारगेट, और आप उस टाइम आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो 1700 का रहेगा। स्ट्रक्चर काफी अच्छा पॉजिटिव है, थोड़ा बाय होगा स्टॉक रहेगा सिर्फ। ठीक है, एविएशन में इंडिगो ही खरीदना है और नजदीक का स्टॉप लॉस लगाइए। 1719 रुपए पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है और यहां से और बढ़त की गुंजाइश है स्टॉक में। एविएशन सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन। और रोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपनी बाजार पर अपनी रणनीति और शेयरों पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लेकर हाजिर होंगे फाइनल ट्रेड। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।